दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। ये हमारा टोटल रिकॉल सेशन का अगला वीडियो है जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 116 लीज के ऊपर है। पहले ही बता दूं, ये वीडियो उन लोगों के लिए जिन्होंने लीज इससे पहले पढ़ रखा है, ताकि हम माइंड मैपिंग करके पूरा रिवाइज कर ले कि हमने इसके अंदर में क्या क्या चीज़ें पढ़ के रखी है। ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो पहली बार लीज पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप लोगों को पहली बार लीज पढ़ना है, इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मैं पहले डाल चुका हूं। आप लोगों को पुराने वीडियोस के अंदर में ऐसे काफ़ी सारे मेरे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें हमने ये पॉइंट्स डिस्कस करके रखे हैं। फर्दर हम लोग और भी वीडियोस लाते रहेंगे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आता है एंड में लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने पूरे चार्ट को दो पार्ट में बांट के रखा है। द लेफ्ट वाला पार्ट इज लेसी, राइट वाला पार्ट है लेसर। आपको अगर ये नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट करते हैं, या पहले लीज के पॉइंट से स्टार्ट करते हैं कि लीज क्या होता है। लीज इज अ कॉन्ट्रैक्ट। पहली बात, उसमें कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जो आपको राइट दे रहा है। किसको क्या राइट दे रहा है? एसेट यूज करने का राइट दे रहा है। एसेट यूज करने का राइट एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए, उसमें पीरियड डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, और बदले में कंसिडरेशन भी होना चाहिए, इन एक्सचेंज फॉर अ कंसिडरेशन। ठीक है, चलिए अब एक कॉन्ट्रैक्ट में लीज है या नहीं वो हम कैसे चेक करते हैं, उसके लिए 4 पॉइंट्स होते हैं। पहले, एसेट स्पेसिफिक होना चाहिए, आइडेंटिफाइबल होना चाहिए। या तो लेसी ने बोल के रखा है यही स्पेसिफिक एसेट चाहिए, या लेसी ने स्पेसिफिक नहीं बोल के रखा है पर लेसर के पास वो एक ही एसेट है लीज पे देने के लिए और कोई एसेट नहीं है। दूसरा, सब्सटैंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट लेसर के पास नहीं होना चाहिए। यानी लेसी ने बोल के रखा है मुझे यही एसेट चाहिए, आप इसे रिप्लेस नहीं कर सकते, और लेसर ने बोल के रखा है कि देखो मैं रिप्लेस कर सकता हूं, या फिर लेसर बोलता है मैं रिप्लेस कर सकता हूं पर वो उसके लिए इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं है, मतलब वो रिप्लेस नहीं करेगा। तो ऐसे में भी हम बोलते हैं कि एसेट स्पेसिफिक है, लीज इस चैप्टर के अंदर कवर्ड है। अगर सब्सटैंशियल सब्स्टिट्यूशन राइट तब एक्सरसाइज होता है जब पहला वाला एसेट खराब हो गया, इसीलिए हम उसे रिप्लेस करेंगे, तो उसे सब्सटैंशियल सब्स्टिट्यूशन राइट नहीं बोलते, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तीसरा, उस एसेट का जो लीज पीरियड है, उस लीज पीरियड के दौरान उस एसेट से जो भी इकोनॉमिक बेनिफिट हो रहा है, मेजर जो भी नहीं, मेजर 90% और मोर, वो पूरा का पूरा लेसी को ही अराइज हो रहा है उस एसेट के यूज करने से, ना कि उस एसेट को परचेज करने से रिलेटेड जीएसटी क्रेडिट या कोई गवर्नमेंट कंसेशन, उसके बारे में बात नहीं हो रही है। ठीक है, चौथा, लेसी डायरेक्ट करता है कि इस एसेट को वो किस तरह से यूज करना है। अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो फिर ये लीज इस चैप्टर में कवर होता है। ठीक है, लीज, नॉन लीज, कभी कभी कुछ ही कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर में लीज भी होता है, नॉन लीज कंपोनेंट भी होता है। मैंने एसेट लीज पे दिया, साथ में मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी है, तो आपको लीज और नॉन लीज को अलग अलग करना पड़ेगा। नॉन लीज कंपोनेंट को 115 गवर्न करता है, और जो 115 फॉर रेवेन्यू फ्रॉम लेसर्स पॉइंट ऑफ व्यू, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक्सपेंस होता है, और जो लीज कंपोनेंट है वो इस चैप्टर में कवर होता है। हाउएवर, इस चैप्टर के अंदर में आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट दिया हुआ है जो बोलता है कि अगर आपका जो नॉन लीज कंपोनेंट है वो बहुत ही मिनिमल है तो आप उसको सेपरेट मत कीजिए। ये सेपरेशन कैसे होता है लीज और नॉन लीज कंपोनेंट में? लीज रेंट का, वी नीड टू डिटरमाइन द फेयर वैल्यू ऑफ द लीज कंपोनेंट, फेयर वैल्यू ऑफ द नॉन लीज कंपोनेंट। उसके फेयर वैल्यू के रेशियो में जो लीज रेंट है उसको स्प्लिट कर दिया जाता है। आई होप इट इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। इनिशियल रिकॉग्निशन किस तरह से होता है? सबसे पहले डिटरमाइन की जाती है लीज लायबिलिटी। लीज लायबिलिटी कैसे निकालते हैं? डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू निकाला जाता है। किसका? एक होता है फिक्स पेमेंट, फ्यूचर में जो पेमेंट देना है वो फिक्स है। दूसरा वेरिएबल। वेरिएबल सारे के सारे इंड AS 116 में लीज लायबिलिटी का पार्ट नहीं बनते। जो इंडेक्स बेस्ड है, जैसे कि मेबोर पे बेस्ड है, लिबोर पे बेस्ड है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे बेस्ड है, या फिक्स रेट है, 10% इंक्रीज हो जाएगा रेंट हर साल। ठीक है, इस तरह के जो वेरिएबल रेंट वाला पोर्शन है वो आपके लीज लायबिलिटी का पार्ट बनता है। इसके अलावा रेसिडुअल वैल्यू गारंटी अगर आपने कुछ दी है तो वो, अगर कोई आपने एंड में परचेस ऑप्शन लेके रखा है लेसी ने कि वो एंड में उसे परचेस कर सकता है, पीओ परचेस ऑप्शन उसने लेके रखा है और वो इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा, ये एक्सपेक्टेड है तो फिर वो भी ले लिया जाएगा। तो अगर वो सोच रहा है कि वो लीज को जल्दी एंड कर देगा और उसमें अगर किसी प्रकार की कोई टर्मिनेशन पेनल्टी लगने वाली है उसको, तो टर्मिनेशन पेनल्टी भी लीज का पार्ट बनेगा। और अगर आपको कोई लीज इंसेंटिव मिला है लेसर की तरफ से तो लीज इंसेंटिव भी। ध्यान रखिए, ये जो भी बातें मैंने बोली है, ये एक होता है कमेंसमेंट डेट, एक होता है जिस दिन मैंने एग्रीमेंट किया, और एक जिस दिन से ये रेंट वगैरह सब कुछ शुरू हुआ या लीज का पीरियड शुरू हुआ, यानी आप उस प्रॉपर्टी पे चले गए, उस एसेट को यूज करने लग गए। जब आप यूज करने लग गए तब से कमेंसमेंट डेट होता है, उसके पहले एग्जीक्यूशन डेट होता है। ठीक है, तो कमेंसमेंट डेट के बाद जो भी पेमेंट्स की बात होती है वो लीज लायबिलिटी का पार्ट होता है। एग्जीक्यूशन से कमेंसमेंट के बीच वाला पार्ट लीज लायबिलिटी का पार्ट नहीं होता, ये याद रखना है। ठीक है, चलिए इसके बाद आता है राइट टू यूज एसेट। हमने क्रेडिट किया लीज लायबिलिटी, डेबिट करते हैं राइट टू यूज एसेट। राइट टू यूज एसेट में लीज लायबिलिटी तो आया ही आया, इसके अलावा एग्जीक्यूशन डेट से कमेंसमेंट डेट के बीच में अगर आपने कोई पेमेंट किया है तो वो भी राइट टू यूज एसेट का पार्ट बनेगा। हो सकता है हमने रेंट एडवांस में दे दिया कमेंसमेंट डेट के पहले, तो लीज लायबिलिटी का पार्ट नहीं बना, पर राइट टू यूज एसेट के अंदर में वो ऐड हो जाएगा। वो ऑब्वियस सी बात है, आपने कैश में पे किया है। कोई लीज इंसेंटिव कमेंसमेंट डेट के पहले मिल गया, यानी जो भी चीजें हमारी कमेंसमेंट डेट के पहले की है वो सारी की सारी हमारी राइट टू यूज एसेट की पार्ट बन जाएगी। लीज लायबिलिटी प्लस पेमेंट मेड बिफोर कमेंसमेंट। ठीक है,
माइनस लीज इंसेंटिव बिफोर कमेंसमेंट, अगर कमेंसमेंट के पहले मिला है, कोई लीगल कॉस्ट लगा है तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी लीज लाइबिलिटी का पार्ट हो जाएगा। डीकमिशनिंग लाइबिलिटी, डीएल यानी डीकमिशनिंग लाइबिलिटी एज पर इंडिया 16 वो भी लीज लाइबिलिटी का पार्ट बन जाएगा। सॉरी, राइट टू यूज एसेट, राइट टू यूज एसेट, मैं लीज लाइबिलिटी बोल रहा हूँ, राइट टू यूज एसेट, ठीक है। अब लीज टर्म का कंसेप्ट ध्यान में रखिए, लीज टर्म के बेसिस पे लीज लाइबिलिटी डिटरमाइन होती है। तो लीज टर्म में हम देखते हैं कि कितने समय तक हमारा लीज चलेगा। कोई भी एग्रीमेंट में दिया होता है कि कितने पीरियड का लीज टर्म है। हाउएवर अगर उसमें ऑप्शन है कि आप इस लीज को रीन्यू कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, और ऑप्शन सिर्फ लेसी के पास है, म्यूचुअल कंसेंट नहीं, लेसी के पास, लेसी की इच्छा हुई तो वो एक्सटेंड करेगा। और अगर एक्सपेक्टेड है कि लेसी बोलता है हाँ हम तो एक्सटेंड करेंगे, लगी रहा है उसकी बातों से, तो वो भी पीरियड को लीज टर्म का पार्ट माना जाएगा। माइनस अगर एक्सपेक्टेड है कि वो अर्ली एंड कर देगा, जल्दी एंड कर देगा, लीज पीरियड 10 साल है पर वो तो 5 ही साल में जगह को छोड़ देगा, तो टर्मिनेशन पीरियड को माइनस कर देंगे अगर वो ऐसा कर सकता है तो, ठीक है। तो अब इन्होंने बोला कोई डिफरेंस अगर आता है, एंड में अपन बोल रहे हैं कि कोई भी डिफरेंस है लीज लाइबिलिटी राइट टू यूज एसेट के बीच में, तो या तो वो कैश है क्योंकि आपने कैश में पे कर दिया, फिर भी कोई डिफरेंस अगर रह गया तो पीएल के अंदर में डाल दिया जाएगा। वैसे पीएल में कुछ नहीं जाएगा। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट लीज लाइबिलिटी बहुत सिंपल है, आपने डिस्काउंट करके निकाला था। मैंने एंड ऑफ द पीरियड के बेसिस पे बोला है, बिगनिंग ऑफ द पीरियड के बेसिस पे मैं बोल दूंगा ओपनिंग, आप उस पर इंटरेस्ट ले लीजिए जो रेट से डिस्काउंट किया था वो रेट से। जो आप पेमेंट कर रहे हैं, रेंट जिसे आप बोल रहे थे, रेंट के नाम पे आप लीज रेंट पे कर रहे हैं, उसे यहां माइनस कीजिए, इट विल नॉट गो टू पीएल, ठीक है। यहां से जो इंटरेस्ट है वो पीएल के अंदर में जाएगा। फाइनली आपको क्लोजिंग आ जाएगा। क्लोजिंग का करंट नॉन करंट बाइफर्केशन होता है, मैंने वो भी बताया। क्लोजिंग करंट ईयर का, और आप टेबल बना के निकाल सकते हैं नेक्स्ट ईयर का क्लोजिंग क्या हो सकता है, नेक्स्ट ईयर का, इस साल का क्लोजिंग, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग, उस पर इंटरेस्ट, रीपेमेंट, क्लोजिंग। तो नेक्स्ट ईयर का क्लोजिंग, करंट ईयर का क्लोजिंग माइनस नेक्स्ट ईयर का क्लोजिंग इज नॉन करंट, और नेक्स्ट ईयर का क्लोजिंग एलिमेंट करंट ईयर के लिए करंट माना जाएगा, ठीक है। एक मिनट, ये मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी, ये चार्ट को थोड़ा सा करेक्ट कर दीजिएगा, माई मिस्टेक। ये उल्टा है, ये करंट है और ये नॉन करंट है, ठीक है। तो क्लोजिंग ऑफ करंट ईयर जो भी है माइनस क्लोजिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर, इतना एलिमेंट तो आने वाले 12 महीने में पे हो जाएगा, इसीलिए करंट, बाकी का पूरा नॉन करंट। आप लोगों को थोड़ा सा चार्ट में चेंज करना पड़ेगा, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, ठीक है। ये वाली एक बात ध्यान में रखेंगे। अब इसके बाद में अगर ये बिगिनिंग ऑफ द ईयर इंटरेस्ट होता है, मैंने एंड ऑफ द ईयर पेमेंट बोला, अगर बिगिनिंग ऑफ द ईयर पेमेंट होता तो क्या होता, ओपनिंग, पहले पेमेंट माइनस कर दीजिए, फिर जो नेट बैलेंस बच रहा है उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करिए, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के बाद क्लोजिंग निकालिए, ठीक है। यही सेम तरीके से हम लोग करंट नॉन करंट का बाइफर्केशन करेंगे। राइट टू यूज एसेट में क्या होगा, राइट टू यूज एसेट में हम लोगों ने राइट टू यूज एसेट दिखा दिया, हम यूजफुल लाइफ डिटरमाइन करेंगे, उस यूजफुल लाइफ के बेसिस पर डिप्रिशिएट कर देंगे। डिप्रिसिएशन का तरीका वही होगा जो हमने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 में सेम क्लास ऑफ एसेट के अंदर में लगा के रखा है, ठीक है। बट यहाँ डिप्रिसिएशन ओवर द लीज पीरियड रहेगा। अब इस पे कॉस्ट मॉडल लगाना है या रिवैल्यूएशन मॉडल, सेम क्लास ऑफ एसेट इंडिया 16 में आपने क्या लगा के रखा है, अगर वहां रिवैल्यूएशन मॉडल तो यहाँ पे भी रिवैल्यूएशन मॉडल लगाया जाएगा। यानी काफी हद तक के सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 के हिसाब से होगी रादर देन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 116। आई होप यहाँ तक के क्लियर है। अब हो सकता है कि हम लोग जैसे बोल रहे हैं लीज टर्म पहले एक्सपेक्टेड था कि लेसी उसे एक्सटेंड करेगा, एक्सपेक्टेड था कि लेसी उसे जल्दी टर्मिनेट कर देगा, परचेस ऑप्शन एक्सपेक्टेड है कि एक्साइज करेगा। सपोज कीजिए कि ये सारे के सारे हमारे जो एस्टिमेट्स है चेंज होते हैं, जैसे कि पहले हमें लग रहा था कि लेसी परचेस ऑप्शन एक्साइज नहीं करेगा, बाद में लग रहा है कि करेगा। लीज टर्म पहले लग रहा था एक्सटेंड करेगा, बाद में लगता है कि नहीं करेगा। टर्मिनेट जल्दी करेगा, बाद में लगता है कि नहीं करेगा। तो ये सब होते हैं चेंज इन एस्टिमेट्स। ऐसे चेंज इन एस्टिमेट्स के कारण लीज लाइबिलिटी रिकैलकुलेट की जाती है, याद रखिए। रिकैलकुलेट कौन से रेट से की जाएगी, आज का जो डिस्काउंट रेट है उसके बेसिस पे रिकैलकुलेट की जाएगी। कुछ ऐसे कंसेप्ट है जहां पे हम लोग पुराना वाला डिस्काउंट रेट का यूज करते हैं, वो कंसेप्ट हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। पर ये बात कभी कभी बोलना पड़ता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स फिर बाद में कमेंट में बोल देते हैं सर आप गलत पढ़ा रहे हैं। तो मैं पहले यहाँ पे बता देता हूँ हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग ये जितने भी एस्टिमेट चेंज हो रहे हैं इसके कारण हम लोग रीडिस्काउंट करेंगे रिमेनिंग लीज लाइबिलिटी को, और वो रीलीज लाइबिलिटी को रिमेनिंग को डिस्काउंट करेंगे एट अ रेट एट द मार्केट रेट ऑन विद द एस्टिमेट एज चेंज, ऑन द मार्केट रेट ऑन विद द एस्टिमेट एज चेंज। जितना भी लीज लाइबिलिटी में चेंज है, कम हुआ या बढ़ गया, जो भी हुआ होगा उतने को राइट टू यूज एसेट में एडजस्ट कर देंगे स्ट्रेट अवे, कुछ भी पीएल के अंदर में नहीं जाएगा, ठीक है। Subsequent rent not considered as part of lease liability are expensed off to PL। अगर वेरिएबल रेंट है, और ये वेरिएबल रेंट को हम लोगों ने यहाँ पे लीज लाइबिलिटी के अंदर में नहीं कंसिडर किया था, जैसे कि डेरिवेटिव बेस्ड था, गोल्ड के रेट के ऊपर बेस्ड वेरिएबल रेंट था, या सेल बेस्ड लीज था, जितना सेल होगा उसका एक स्पेसिफाइड परसेंटेज, ठीक है। अगर इस तरह के वेरिएबल रेंट्स है तो ये हमेशा पीएल में ही चार्ज होते हैं, ये कभी राइट टू यूज एसेट के अंदर में नहीं जाते। मतलब जो वेरिएबल रेंट को लीज लाइबिलिटी का पार्ट नहीं माना था, ऐसे वेरिएबल रेंट्स अगर आप पे कर रहे हैं तो वो पीएल में जाएंगे। वो वेरिएबल रेंट जो आपने लीज लाइबिलिटी के पार्ट माने थे, अगर वो आगे जाके चेंज हो जाते हैं तो वो लीज लाइबिलिटी का पार्ट ही कंसिडर किए जाएंगे, राइट टू यूज एसेट में एडजस्ट होंगे, पीएल में नहीं जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक के? अब देखिए दूसरा होता है लीज मॉडिफिकेशन, जहां पे हमने लीज को मॉडिफाई कर दिया, लीज का स्कोप ही हमने पूरे तरीके से बदल दिया।
ठीक है। तो जब हम लीज का स्कोप बदलते हैं तो क्या होता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट विद लेसर इज चेंजिंग, एस्टिमेट चेंज नहीं हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो रहा है। तो इसमें हमने क्या किया, लीज का स्कोप बढ़ा दिया, एरिया बढ़ा दिया, टाइम पीरियड बढ़ा दिया। अगर आपने एरिया बढ़ा दिया या टाइम पीरियड बढ़ा दिया और उसके लिए आप जो रेंट दे रहे हैं वो मार्केट रेट पे ही है, एट स्टैंड अलोन मार्केट रेट, एट स्टैंड अलोन मार्केट रेट, तो उसे एक अलग लीज मान के अलग से अकाउंट कर लीजिए, पुराने लीज को मत छेड़िए, कुछ चेंज नहीं होगा। पर बाकी सारे केसेस में क्या होगा, अगर आपने स्कोप बढ़ाया है यानी कि एरिया बढ़ाया है या फिर टर्म बढ़ाया है और दोनों में से किसी भी एक केस में आपने क्या किया, स्टैंड अलोन मार्केट रेट पे नहीं किया है ये एडिशन, ये इंक्रीज इन स्कोप स्टैंड अलोन मार्केट रेट पे नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम पूरे लीज लायबिलिटी को, पुराना जो लीज लायबिलिटी का बैलेंस पेमेंट है, पुराने लीज लायबिलिटी का ऑन द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन बैलेंस पेमेंट, जो पेमेंट बचा है, प्लस ये जो इंक्रीज इन स्कोप है इसका एडिशनल पेमेंट, इस पूरे को जिस दिन मॉडिफिकेशन किया उस दिन के मार्केट रेट से डिस्काउंट करेंगे, जिस दिन मॉडिफाई किया उस दिन के रेट से डिस्काउंट करेंगे। लीज लायबिलिटी बढ़ेगी, ऑब्वियसली बात है, बढ़ना है क्योंकि इंक्रीज कर रहे हैं हम उसको। लीज लायबिलिटी बढ़ेगी, जितने से बढ़ेगी उतने से राइट टू यूज एसेट को भी बढ़ा दिया जाएगा, राइट टू यूज एसेट को रिमेनिंग पीरियड में डिप्रिशिएट कर दिया जाएगा, ठीक है। डिक्रीज इन स्कोप संभल के समझिए, डिक्रीज अगर आप स्कोप कर रहे हैं तो दो चीजें हो सकती है, या तो आप टर्म रिड्यूस कर रहे हैं या फिर आप एरिया रिड्यूस कर रहे हैं। 5000 स्क्वायर फीट का 2500 कर दिया, एरिया 10 साल की लीज रेंट को 8 साल कर दिया, मॉडिफाई कर रहे हैं हम। तो ऐसे में क्या करना है, सबसे पहले एरिया वाला करते हैं, दैट इज ईजी। आपने 10,000 स्क्वायर फीट को 8,000 स्क्वायर फीट कर दिया, मतलब 20% से कम कर दिया, राइट टू यूज एसेट को भी 20% से रिड्यूस कर दीजिए और लीज लायबिलिटी को भी 20% से रिड्यूस कर दीजिए। ये दोनों को पीएल में डाल दीजिए, राइट टू यूज एसेट जितना कम हुआ पीएल में चला जाएगा, लीज लायबिलिटी जितना कम हुआ पीएल में चले जाएगा, या फिर एक काम कीजिए, नेट एंट्री पार्ट कर दीजिए, लीज लायबिलिटी डेबिट टू राइट टू यूज एसेट, दोनों का जो डिफरेंस है उसको पीएल में डाल दीजिए, दोनों का मतलब सेम ही है, इसमें कोई आर्ग्यूमेंट मत कीजिए, ठीक है। तो डिफरेंस जो है पीएल में जाएगा। अगेन वापस रिमेनिंग जो लीज लायबिलिटी के पेमेंट्स बचे हैं, यानी आपके लीज टर्म के जितने पेमेंट बचे हैं ऑन द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन, उसको रीडिस्काउंट कीजिए, कससे, मार्केट रेट से, उस दिन जो मार्केट रेट है उससे रीडिस्काउंट कीजिए, और वो जो आप प्रेजेंट वैल्यू लेके आ रहे हैं वो प्रेजेंट वैल्यू को अभी आपकी जो कैरिंग अमाउंट है, ऊपर फर्स्ट पॉइंट का एडजस्टमेंट करने के बाद जो कैरिंग अमाउंट है उससे एडजस्ट कीजिए, जितना इंक्रीज हुआ या जितना रिड्यूस हुआ, जो भी चेंज है उसको राइट टू यूज एसेट में एडजस्ट कर दीजिए। तो दो पार्ट में, पहले दोनों को प्रोपोर्शनेट, जितना एरिया कम किया उतना प्रोपोर्शनेट कैरिंग अमाउंट कम कर दीजिए, पीएल में डाल दीजिए। दूसरा, लीज लायबिलिटी वापस कैलकुलेट कीजिए, रीडिस्काउंट कीजिए आज के मार्केट रेट से और उस डिफरेंस को राइट टू यूज एसेट में एडजस्ट कीजिए, ठीक है। अगर आप टर्म रिड्यूस कर रहे हैं, यानी कि हमने 10 साल का 8 साल कर दिया, तो ऐसे में क्या कीजिए, रिमेनिंग लीज लायबिलिटी जो बची है, रिमेनिंग लीज लायबिलिटी यानी वो लीज लायबिलिटी जो अभी पे करना बचा है एज पर द रिड्यूस टर्म, उसको रीडिस्काउंट कीजिए पुराने मार्केट रेट से, पुराने रेट से डिस्काउंट कीजिए, जो डिफरेंस आया उसको पीएल में डाल दीजिए, डिफरेंस आया उसको पीएल में डाल दीजिए। राइट टू यूज एसेट को तो प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस करना है, जैसे कि 10 साल का लीज टर्म था, 6 साल बचे थे, 4 साल हो गए, 6 साल बचे थे, आपने 6 साल को 4 साल कर दिया, 6 साल को 4 साल कर दिया, यानी कि आपने 2 साल कम कर दिया, 2/6 कम कर दिया, यानी 1/3 कम कर दिया, 2/6 1/3 राइट टू यूज एसेट को रिड्यूस करके पीएल में डाल दीजिए, ठीक है। तो करना क्या है, लीज लायबिलिटी को कम कीजिए, पीएल में डाल दीजिए, राइट टू यूज एसेट को कम कीजिए, पीएल में डाल दीजिए। राइट टू यूज एसेट प्रोपोर्शनेट, यहाँ पे पुराने रेट से डिस्काउंट करके डिफरेंस कम कीजिए, यहाँ प्रोपोर्शनेट नहीं किया, याद रखिए टर्म में प्रोपोर्शनेट नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद में अब जो लीज लायबिलिटी रिमेनिंग है, जो स्टेप 1 पे आपने लीज लायबिलिटी रिमेनिंग निकाला था, उसको रीडिस्काउंट कीजिए आज के मार्केट रेट से, रीडिस्काउंट कीजिए आज के मार्केट रेट से। अब जो हमारा लीज लायबिलिटी का कैरिंग अमाउंट बचा था फर्स्ट पॉइंट के एडजस्टमेंट के बाद, और ये जो आपने रीडिस्काउंट करके बैलेंस निकाला, इन दोनों के डिफरेंस को राइट टू यूज एसेट में एडजस्ट करना है। ये फोर्थ पॉइंट राइट टू यूज एसेट में एडजस्ट होगा, बाकी सब कुछ कहां जा रहा था, पीएल में जा रहा था। सो दिस वाज व्हाट लीज मॉडिफिकेशन वाज ऑल अबाउट। क्लियर है यहां तक के? तो ये था पूरा का पूरा हमारा कंसेप्ट फ्रॉम द लेसी पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम आ जाते हैं लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। लेसर अपने बुक्स में कैसे दिखाता है? लेसर पहले तो ये डिसाइड करता है कि फाइनेंस लीज है ऑपरेटिंग लीज। अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट, यानी कि जो लेसी ने उसको अश्योर किया, गारंटी किया कि मैं तेरे को इतना पैसा तो दूंगा ही दूंगा, ठीक है, मिनिमम लीज पेमेंट मैंने आगे मार्क करके रखा है एमएलपी में क्या क्या आता है, ये रेड पेन से, ठीक है। तो एमएलपी के अंदर में जो भी चीजें आती है उसके प्रेजेंट वैल्यू इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट ऑन द डेट जब आपने लीज एंटर किया, तो ये फाइनेंस लीज है। या फिर जो इकोनॉमिक लाइफ है, द होल ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ, एसेट की जो भी इकोनॉमिक लाइफ है उसमें से मेजर लाइफ लेसी को लीज पे दी गई है पूरी की पूरी, तो भी हम लोग बोलेंगे कि हाँ ये लीज इज फाइनेंस लीज, अदरवाइज इट इज ऑपरेटिंग लीज, ठीक है। ऑपरेटिंग लीज में क्या अकाउंटिंग होगी? आप जो भी लीज रेंट देने वाले हैं या गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू, जो भी पेमेंट्स लेसी ने लेसर को अश्योर किया है, वो पूरा का पूरा स्ट्रेट अवे डिवाइडेड बाय लीज टर्म। जैसे लीज टर्म 10 साल है, 10 साल से डिवाइड कर दीजिए और ओवर द लीज टर्म इक्वली लीज टर्म पे इस लीज रेंट को दिखा दीजिए, ठीक है, इक्वली। हो सकता है आप पे कम कर रहे हैं तो डिफरेंस या तो पेबल बन जाएगा या रिसीवेबल बन जाएगा। फाइनेंस लीज वेरी सिंपल है, जो लीज एसेट है उसको लीज एसेट पे लेसर डेप्रिसिएशन भी चार्ज करता रहेगा अंडर ऑपरेटिंग लीज, अंडर ऑप लीज। फाइनेंस लीज में क्या होगा? एसेट डीरिकॉग्नाइज हो जाएगा। उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट, उसमें क्या क्या आता है? जो रेंट अश्योर किया था लेसी ने, फिक्स वेरिएबल सेम कहानी, गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू, इसके अलावा अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू भी। एमएलपी में सिर्फ दो है, रेंट और गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू।
इसके अलावा आप अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू यानी वो अमाउंट जो लेसी एक्सपेक्ट कर रहा है, लेसर एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसको मिल जाएगा, पर उसको ना लेसी ने कोई अश्योरिटी दी है ना कोई थर्ड पार्टी ने कमिटमेंट दिया है, अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू आप उसका भी प्रेजेंट वैल्यू निकाल दीजिए, अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू आप उसका भी प्रेजेंट वैल्यू निकाल दीजिए, और ये पूरे प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर में आप लीज रिसीवेबल रिकॉग्नाइज कर दीजिए, रिकॉग्नाइज एज रिसीवेबल, आप उतने का लीज रिसीवेबल रिकॉग्नाइज कर दीजिए। अब मैंने लेस एसेट को डी रिकॉग्नाइज कर दिया, जो एसेट को मैंने लीज पे दे दिया उसको डी रिकॉग्नाइज कर दिया, रिसीवेबल रिकॉग्नाइज कर दिया, दोनों का डिफरेंस आएगा, डिफरेंस को पीएल में डाल देंगे। सब्सिक्वेंटली क्या होगा, मैंने एंड ऑफ द पीरियड के बेसिस पे बोला है, एंड ऑफ द पीरियड हर साल हम इसके ऊपर इंटरेस्ट इनकम दिखाएंगे, ठीक है। सब्सिक्वेंट क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैलकुलेट किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग क्रेडिट टू पीएल, इंटरेस्ट इनकम दिखाया जाएगा, उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे पीएल पे, और जो भी हमको रेंट मिलने वाला है हम उसको डिडक्ट कर देंगे, जो भी हमको रेंट मिलने वाला है वो इसमें से रिसीवेबल में से डिडक्ट कर देंगे। अगर बिगिनिंग ऑफ द पीरियड होता तो पहले जो रेंट मिल रहा है वो डिडक्ट हो जाता रिसीवेबल से, और उसके बाद जो बैलेंस बच रहा है उसके ऊपर हम इंटरेस्ट इनकम दिखाते हैं, ठीक है। करंट नॉन करंट बाइफर्केशन सेम एज लेसी, वहां पे मैंने आप लोगों को करेक्शन करवा दिया है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट अगर कोई लग रहा है तो डिपेंड करता है कि जो आपने एसेट लीज पे दिया है वो आपके लिए क्या था, वॉज इट योर इन्वेंट्री, अगर वो इन्वेंट्री है यानी आप डीलर मैन्युफैक्चरर है तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट पीएल में जाएगा, बट इफ इट इज अ पीपी तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी आपके फाइनेंस लीज में यानी लीज रिसीवेबल में एडजस्ट होगा, या फिर ऑप लीज के अंदर में आपके लीज रेंट के अंदर में उसका एडजस्टमेंट करते रहेंगे, ठीक है। देयर आर सर्टेन टर्म विच यू नीड टू नो। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, अनडिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ रेंट, गारंटीड रेसिडुअल वैल्यू, अनगारंटीड रेसिडुअल वैल्यू विदाउट डिस्काउंटिंग, उसी को डिस्काउंट कर दीजिए आप ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को तो नेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। इन दोनों के डिफरेंस को अनअर्न्ड फाइनेंशियल इनकम बोलते हैं, ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज सेल एंड लीज बैक, ठीक है। सेल एंड लीज बैक, जहां पे मैंने एसेट पहले से बेच दिया और वापस लीज पे ले लिया, तो जो बेच रहा है वो लेसी है, जो खरीद रहा है वो लेसर है, ठीक है। अब क्या होगा ऐसे में, अगर ट्रांजैक्शन को आपने सेल रिकॉर्ड कर दिया ना इंडिया 115 के हिसाब से, यस इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ सेल, तो आप लोगों को 4 स्टेप करना है। पहला स्टेप आप निकालोगे कि इस एसेट का फेयर वैल्यू क्या है, फेयर वैल्यू क्या है, और आपने पैसे दिए, मिले कितने आपको, आपने बेचा ना तो आपको पैसे मिले कितने, इन दोनों के डिफरेंस को तो लोन अमाउंट बोल देंगे, ठीक है। मुझे पैसे मिले 10 लाख, फेयर वैल्यू 8 लाख, 2 लाख रुपए तो लोन मिला है क्योंकि वापस लीज पे ले रहे हैं ना, इसीलिए पी। अब क्या करेंगे, हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, जो भी रेंट वगैरह हमको पे करना है, जो भी सामने वाले को रेंट पे करना है उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, उसमें से ये जो ए है लोन अमाउंट उसको माइनस कर दीजिए, लोन अमाउंट माइनस कर दीजिए, उसको बोलेंगे लीज लायबिलिटी, यानी कि इस एसेट को लीज पे जो लिया है उसकी लीज लायबिलिटी बी के हिसाब से निकलती है आफ्टर डिडक्टिंग द लोन अमाउंट गिवन इन ए, ठीक है। यानी हम बोल रहे हैं रेंट आप जो भी दे रहे हो उसमें आप लोन भी रीपे कर रहे हैं, इन शॉर्ट हम ये बोल रहे हैं। थर्ड वाले पॉइंट में हम राइट टू यूज एसेट निकालते हैं जो फेयर वैल्यू पे नहीं है, लीज लायबिलिटी पे नहीं है, यहाँ पे कैरिंग अमाउंट पे निकल रहा है, विच इज कैरिंग अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय जो लीज लायबिलिटी आपने डिटरमाइन की बी में, लोन अमाउंट माइनस करने के बाद डिवाइडेड बाय फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट, फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट आपने कितने में बेचा उतने पे नहीं, प्रोपोर्शनेट कैरिंग अमाउंट को राइट टू यूज एसेट बोलेंगे। फाइनली यू विल पास एन एंट्री राइट टू यूज एसेट डेबिट जो आपने सी पे निकाला, कैश डेबिट जो आपको पैसे मिले हैं ए के अंदर में हम लोगों ने जो सेल वैल्यू बोली थी, टू पीपी जो हमारे बुक्स में कैरिंग अमाउंट था, टू लीज लायबिलिटी जो हमने बी में निकाला, और टू लोन अमाउंट जो हमने ए में निकाला। जो भी एक बैलेंस आएगा खुद तो डेबिट या क्रेडिट उसको हम लोग पीएल के अंदर में डाल देंगे बिकॉज द ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड एज सेल, ठीक है। वाइस वर्सा सिनेरियो फॉर द लेसर, अगर ट्रांजैक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड एज सेल तो आप सेल एंड लीज बैक कर रहे हैं, तो आपको जो पैसे मिले हम तो मान ही नहीं रहे ना कि ये ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड एज सेल, तो जो पैसे मिले हम पूरे को लोन मान रहे हैं, हमें जो पैसा मिला हम पूरे को लोन मान रहे हैं, ठीक है। अब इस लोन की अकाउंटिंग हम लोग कैसे करेंगे, इस लोन की अकाउंटिंग हम करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू लोन। अब जो भी पेमेंट करेंगे उसका अंदर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का रीपेमेंट है, यानी इंडिया 109 के हिसाब से वो पूरा का पूरा गवर्न होगा। एसीएम अकाउंटिंग करेंगे हम उसकी पूरी की पूरी। सो आई होप इट इज क्लियर, दिस इज व्हाट दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट। नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।